तो हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ स्मित पटेल, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात। तो आज हम बैकलॉग्स के ऊपर बातें करने वाले हैं। तो बैकलॉग्स एक्चुअली होता क्या है? आज अगर आपकी एग्जाम खत्म हुई, उसके बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के अंदर आप देखोगे कि आपको जो एक्सपेक्टेड मार्क्स चाहिए वो उतने आए नहीं है आपके। अब उसका रीजन वही हो सकता है कि आपके जो चैप्टर्स आपने सिलेबस में आने वाले थे वो चैप्टर्स आपके बराबर प्रिपेयर नहीं है, या फिर जो टॉपिक्स आने वाले थे वो टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है। अब ये जो टॉपिक्स और चैप्टर्स जो आपके प्रिपेयर नहीं है पर एग्जाम खत्म हो गई, अब वो आपके बन गए बैकलॉग्स। कि लोग इतने होशियार होते हैं कि ये जो बैकलॉग्स बची उसको अब साइड में रख देंगे और दूसरी एग्जाम जो आने वाली नई एग्जाम होगी उसकी प्रिपरेशन चालू कर देंगे। अब वो नई प्रिपरेशन चालू तो कर ली उन्होंने, पर अगर यही सिनेरियो रिपीट हुआ तो उसके अंदर क्या होगा कि जो नई एग्जाम थी उसके अंदर थोड़ा बैकलॉग्स आएंगे, ये पुराने बैकलॉग्स तो मिलेगी, फिर वापस जो आपको नया पढ़ना है वो तो पढ़ना बाकी रहेगा। तो इतना सारा लोड लेके फिर वो सोचता है कि साला नीट जेई इतनी सारी हार्ड एग्जाम्स होती है, इतनी डिफिकल्ट होती है, और डिप्रेशन में आ जाता है कि मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं हो रहे, मेरे नए चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और ये पूरे कंफ्यूजन के अंदर आपकी जो वो एस्पायरिंग वाली जो फीलिंग होती है, जो आपका एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट डल हो जाता है क्योंकि आपके पास इतना लोड आ जाता है। तो अब ये वाली बैकलॉग से क्लियर कैसे करें? तो इसी वीडियो में पीएनएस सीरीज 6 के अंदर मैं लाया हूँ कि आप ये बैकलॉग्स कैसे क्लियर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके ओरिएंटेड भी चैप्टर्स करने हैं आपको, तो वो सब कंबाइन करके वो मैनेज कैसे कर सकते हैं और इजीली आप वो फ्लो के अंदर जा सकते हैं जिसके अंदर आप वो जितना ज्यादा मतलब डिप्रेस फील ना करें और ना ही कुछ लोड आपको माथे के ऊपर लगे। अब बैकलॉग क्लियर करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। तो 2 स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप ये है कि पहले तो आप उसकी जड़ ढूंढो, आपकी बैकलॉग्स आई क्यों। ये एग्जाम के अंदर आप एनालिसिस करो कि मेरी बैकलॉग्स आई कहाँ से। मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं था, या फिर मैं बराबर प्रॉपर मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था। अगर टाइम मैनेजमेंट किया था, टाइम टेबल मेरा प्रॉपर था, तो फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया कि मैं वो फॉलो नहीं कर पाया, या फिर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो पहले तो ये जड़ ढूंढो आप कि आपकी ये वाली बैकलॉग्स क्यों आई, क्योंकि अगर ये वाली आप चीज ढूंढोगे तो आपको वो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर ये आपने ढूंढ लिया कि इस बार मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं था, तो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आप रिवीजन ज्यादा करोगे, तो क्या कि ये गलती वापस ना हो और आपकी नई बैकलॉग क्रिएट ना हो। मतलब जैसे कि आपने अभी एनालिसिस किया, अगर मेरे पास रिवीजन इस बार कंप्लीट नहीं था और मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, तो अब नेक्स्ट एग्जाम के अंदर मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा कि मैं रिवीजन ज्यादा करूं और पहले मेरे बेसिक्स क्लियर करते आगे बढ़ूं। तो क्या कि अगले एग्जाम के अंदर यही सेम गलती आप रिपीट ना करो और आपकी नई बैकलॉग्स का वजन आपके ऊपर ज्यादा ना आए। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि अगर एग्जाम खत्म हुई उसके बाद अगर मुझे पता चला कि इधर मेरा वीक पॉइंट्स हो रहा है, तो आप 1-2 घंटा अपना एनालिसिस के लिए दो। आज मेरी एग्जाम खत्म हुई, आज मेरा रिजल्ट आया, तो मुझे पता चला कि ये मेरा वीक पॉइंट्स है, तो पहले मैं बैठूंगा, 1 घंटा लूंगा, 2 घंटा लूंगा कि मुझे करना क्या है, मैं कहाँ पे मैं पीछे पड़ रहा हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बराबर, मैंने रिवीजन बराबर नहीं किया, XYZ। आपका कोई भी पॉइंट अगर आपको लगे कि इधर मैं पीछे पड़ रहा हूँ, तो वो पहले आप एनालिसिस करो, क्योंकि एनालिसिस के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, तो फिर आप कहाँ से आगे बढ़ोगे। तो ये पहला स्टेप होगा कि आप एनालिसिस करो और उसके ऊपर दूसरे एग्जाम के पहले काम करो, ताकि आपकी बैकलॉग्स का लोड आप पे ज्यादा ना बढ़े। इस बार जो बैकलॉग्स आ गई वो दूसरी बार यही सेम रिपीट करके दूसरी नई बैकलॉग्स ना आए। देन स्टेप 2, अगर आपके पास पहले से ही बैकलॉग है, अब उसको क्लियर कैसे करना है। तो मैं एक सिनेरियो देता हूँ। आज आपकी एग्जाम खत्म हुई, उसके अंदर 10 चैप्टर्स आपको नहीं आए, मतलब 10 चैप्टर के आपकी बैकलॉग्स है, और नेक्स्ट एग्जाम 20 दिन के बाद है। अब 20 दिन के बाद जो एग्जाम है उसके अंदर 20 चैप्टर्स दूसरे नए हैं, तो 30 चैप्टर आपके बचे। अब जो आम बंदा होगा, जो आप होगे, तो आप क्या करोगे? भाई आज तो मेरी एग्जाम खत्म हुई, आज तो मैं रेस्ट करूंगा थोड़ा दिन, और फिर 20 दिन के वापिस एग्जाम है। अब 20 दिन के अंदर उसका सिलेबस 20 चैप्टर, इसके 10 चैप्टर, 30 चैप्टर, 20 दिन के 30 चैप्टर, ये सब कितना सारा लोड, मैं ये कितना हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ये नीट ये कितना हार्ड है भाई, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। पर अगर आपकी जगह में मैं होता तो मैं क्या करता? मैं एक सिंपल सादा एक पेपर लेता, पीछे एक लाइन लगाता और इधर एक डेट्स लिखता और इधर चैप्टर्स का नेम। अब मैं क्या करता, डेट्स मेरे पास 20 दिन की 20 डेट डालता और इसके सामने 20 दिन के अंदर मैं कौन से चैप्टर्स करने वाला हूँ उसके नाम लिख देता। अब मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया कि मुझे 20 दिन करना क्या है। आपको एक पाथवे मिल गया, मुझे 20 दिन करना क्या है। अब एक पाथवे मिल गया, अब आपका दिन मिल गया, अब उसके अंदर डीप उतरेंगे तो दिन के अंदर कैसे हम क्लियर करेंगे। अगर मैं आपको मानूं कि आप दिन के अंदर 6 घंटे चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए लगा दो, 6 घंटे चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए लगा दो, तो उसके अंदर मैं डिवाइड करूंगा कि 4 घंटे में नए चैप्टर जो मेरा नया एग्जाम ओरिएंटेड या फिर जो मुझे नया पढ़ना है वो 4 घंटे उसके अंदर लगाऊंगा, और 2 घंटे में बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए लगाऊंगा।
और अब उसके अंदर डीप उतरेंगे हम। सो 4 घंटे के अंदर आप नया चैप्टर कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहले 2 घंटे में जो मुझे पहले लगेगा कि अगर मेरे नोट से मेरा काम चल जा रहा है तो 2 घंटे में नोट्स रीड करूंगा, समझूंगा उसको, या फिर मुझे लग रहा है नोट से नहीं होगा, मेरा वीडियो से हो जाएगा तो फिर 2 घंटे वीडियो लिखूंगा। अब वो 2 घंटे का वीडियो 1.5x या फिर 2x के अंदर 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो 2 घंटे के अंदर निपटा सकते हो। फिर अगर ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, एक बार मुझे पता चल गया कि चैप्टर के अंदर क्या है, अब उसके ऊपर मैं एमसीक्यूज करूंगा 1-1.5 घंटे। 1-1.5 घंटे एमसीक्यू, मिनिमम 50-60 एमसीक्यूज तो मैं उसके ऊपर करूंगा जो मैंने आज पढ़ा। अब वो चैप्टर का एमसीक्यूज भी हो गया मेरा, क्योंकि एग्जाम आपको देनी नीट यही है, उसके अंदर आते हैं एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज का तो आपको करना ही करना आपको प्रिपरेशन दिन के अंदर। अब वो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो 15-20 मिनट आधा घंटा मिलेगा मुझे, तो उसके अंदर मैं क्या करूँ कि जो मैंने जो चैप्टर्स प्रिपेयर किया वो चैप्टर का पूरा रिविजन करूंगा, प्लस एमसीक्यू का भी रिवीजन करूंगा, क्योंकि मुझे मेथड्स भी देखने के मैंने कौन सी मेथड्स अप्लाई किए। अब ये हो गया आपका नया चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है। अब हाउ टू प्रिपेयर बैकलॉग, तो आज मैंने 2 घंटे दिए बैकलॉग के लिए, तो मैं क्या करूंगा कि 2 घंटे के लिए आज मैं क्या करूंगा, आज सिर्फ थियरी वाला पोर्शन करूंगा, मतलब समझूंगा कि 2 घंटे के अंदर मैं या तो वीडियो देखूंगा या फिर लेक्चर के नोट्स देखूंगा, जहां से मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ से अपना ये लेक्चर मतलब ये चैप्टर कहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ वो देखूंगा। और 2 घंटे के अंदर मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करूँगा, एनालिसिस नहीं, पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लूंगा मैं, और 2 घंटे के अंदर प्रिपेयर करके आज उसका बैकलॉग का उतना रहने दूंगा। फिर नेक्स्ट डे दूसरे 2 घंटे जो मुझे मिलेंगे उसके अंदर मैं एमसीक्यूज करूंगा और उसका रिवीजन करूंगा। पहले रिवीजन करूंगा, आधा 1 घंटा रिवीजन करूंगा कि मैंने क्या क्या कल पढ़ा था, और उसके बाद उसका 1 घंटा 1.5 घंटा एमसीक्यूज प्रिपेयर करूंगा। मतलब कि पूरा मुझे जो 2 दिन के अंदर मैंने जो चैप्टर किया बैकलॉग वाला वो मेरा 2 दिन के अंदर होगा, तो मेरा क्या कि वो उसकी टाइम लिमिट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर वो आपको ज़्यादा दिन के लिए याद रहेगा। फिर तो यह हो गया आपका बैकलॉग्स के कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब यही अगर चीज़ मैं 20 दिन के लिए दोहराऊँ तो आप देखोगे मेरे 30 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और अगर ये पूरा का पूरा मैं महीने तक कंसिस्टेंट रह लूँ तो आपको लगेगा ये साला मैंने महीने के अंदर पूरे 45 चैप्टर्स कर लिए। अब 45 चैप्टर्स मतलब 11th या 12th का एक पूरा सिलेबस हो गया। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करके बोलूँ, मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ अगर कि आपको 1 महीने के अंदर पूरा 11th करना है, वो भी जीरो से, विदाउट आपको मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि 11th में होता क्या, 12th में होता क्या, पर आपको एक ही महीने के अंदर पूरा 11th प्रिपेयर करना है। तो आप सोचिए भाई 1 महीने के अंदर पूरा प्रिपेयर तो नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मुझे लेक्चर्स भी देखने हैं, मुझे एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है, मुझे रिवीजन भी करना है। पर अगर मैं बोलूँ कि ये वाले मेथड से, ये टाइम टेबल से अगर आप करोगे तो भैया बोलोगे भैया ये तो एकदम ईजी है, एक ही महीने के अंदर 45 चैप्टर्स, मतलब 11 से भी ज़्यादा पढ़ लूंगा, 12 से भी ज़्यादा पढ़ लूंगा। तो ये मेथड आपको करनी होगी। तो आप बैकलॉग्स यार और आपके जो प्रिपेयरिंग चैप्टर्स है वो दोनों को मैनेज करके आप आगे बढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितना रिवीजन आप ज़्यादा करोगे उतना आपको याद ज़्यादा रहेगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट है भाई, सैटरडे और संडे 2-2 घंटे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसके अंदर पूरे वीक में जो आपने जितना भी प्रिपेयर किया है, मतलब पूरे वीक में पहले दिन से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जितना भी प्रिपेयर किया है वो आपको सैटरडे और संडे मिलाकर सब कुछ रिवीजन करना है। और उसके अंदर एमसीक्यूज का भी रिवीजन करना है। एमसीक्यूज का रिवीजन करोगे तो आपको मेथड क्लियर होगी, क्योंकि आपने एक बार एमसीक्यू सॉल्व कर दिया पर उसके मेथड आपको फिर दूसरी बार पता नहीं चलेगा तो आपको क्लिक नहीं होगा जल्दी से। तो आपको मेथड के साथ एमसीक्यूज भी रिवीजन करना है। ओके, देन गॉट इट। दिस इज द ऑल बेस्ट वे यू कैन क्लियर योर बैकलॉग्स विदिन 1 मंथ फॉर अप्रोक्सीमेटली 45 चैप्टर्स। अगर कोई हार्ड चैप्टर नहीं निकल गया तो आप उसका ज़्यादा टाइम देगी भी आप 40 तक चैप्टर्स को कंप्लीटली क्लियर कर लोगे 1 महीने के अंदर। पर इसके लिए आपको सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा काम करने वाली होगी कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो मेरे चैनल पे पहले से एक वीडियो है कंसिस्टेंसी, हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट। तो उसके ऊपर आप एक बार गो थ्रू कर लो कि मैं कंसिस्टेंटली 20 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ कितने कैसे मैं ये कंसिस्टेंट रह पाऊँ। तो उसके आपको पता चल जाएगा कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाओगे। और दूसरा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो आप आराम से 1 महीने के अंदर आप बैकलॉग्स भी क्लियर कर लोगे, आपके नए चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर लोगे और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आप फोड़ के आओ। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे एक कमेंट वाला सेक्शन आता है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको कुछ पता ना चलो तो कमेंट करो ना भाई। और दूसरा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो कि लोगों को जो भी इसके अंदर डिफिकल्टीज हो जाए कि वो बैकलॉग्स कैसे क्लियर नहीं कर पा रहे तो उनके अंदर ये सहायता मिलेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।